प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, यूपी पीएससी के द्वारा जो आपकी एलटी की वैकेंसी आनी है, इसकी हम लोग लगातार अपने जीएस के पोर्शन की क्लास कर रहे हैं। जीएस के पोर्शन में यह आपकी 11वीं क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 10 क्लास की हैं, जिसमें मिसलेनियस प्रश्न दिए गए, यानी आपको सभी मिलावट के प्रश्न थे। इतिहास के, भूगोल के, अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के, सबके प्रश्न आपको एक साथ मिला करके करंट अफेयर्स के साथ दिए जाते थे। लेकिन 11वें प्रश्न श्रृंखला से कुछ लोगों की मांग थी और आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों का कहना था कि एक सब्जेक्ट का कराएंगे तो उससे हम कंसंट्रेट कर पाएंगे और ज़्यादा प्रश्नों को सही करने की हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसे देखते हुए हमने इसमें थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज किया है। हालांकि आपको डेली यही क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरह से मिलेंगे। बस इसमें परिवर्तन क्या हुआ है कि मंडे को आपको साइंस मिलेगा तो ट्यूसडे को कोई और विषय मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से विषय मिलेंगे, उसके बाद मैं क्लास को ओपन करता हूं। बस 2 मिनट सुन लीजिएगा। मंडे को आपको साइंस है, ठीक है, मंडे को आपको साइंस मिलेगी। और ट्यूसडे की अगर बात करें, ट्यूसडे को आपको संविधान मिलेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे की, तो उस दिन आपको मिलेगा भूगोल। और भूगोल के बाद अगर हम बात कर लें कि थर्सडे की, तो थर्सडे को आपको मिलेगी हिस्ट्री, ठीक है। और फ्राइडे की अगर हम बात कर लें तो फ्राइडे को आपको मिलेगा जो है यूपी स्पेशल, ठीक। और उसके बाद सैटरडे को जो क्वेश्चन आपको मिलने हैं, सैटरडे को आपको क्वेश्चन मिलना है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपको मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री को 2 चैप्टर में दिया गया आपके सिलेबस में। अगर आप देखे होंगे तो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों, ठीक। और इसके बाद संडे को जो है, संडे को आपको इस बार से अब अगले संडे से लगातार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और संडे को आपको मिलेगा क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे, यानी उस दिन हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे और सभी चैप्टर से मिक्स रहेंगे। जो ये प्रश्न आप 6 दिन पढ़े रहेंगे, इन्हीं में से मिक्स प्रश्न आपको संडे को दिए जाएंगे। अब बात ये आती है कि इसमें क्या होगा कि इसके साथ डेली आपके 5 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के लगे रहेंगे। यानी प्रत्येक दिन का अगर हम जोड़ दें 5 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलें तो हर सप्ताह हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन हम अपने करने वाले हैं। आज के प्रैक्टिस पेपर की अगर हम बात करें, चलिए ये तो हो गया शेड्यूल। आज के प्रैक्टिस पेपर की अगर हम बात करें तो आज हम लोग करने वाले, मंडे का दिन है, साइंस करने वाले हैं, करंट अफेयर्स करने वाले। अगर आप व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये हो गई जानकारी। इसके बाद हम बता दें एलटी का फॉर्म जल्द आएगा, जुलाई में आपका पेपर होगा। आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए। जीएस की तैयारी की मैं आपसे कई बार कहा हूँ कि आप मान के चलिए कि 22 से 24 क्वेश्चन के लिए आप निश्चिंत रहें और निश्चिंत होकर के आप बस यही श्रृंखला देखते रहिए। बाद में कुछ पॉइंटेड नोट्स कर लीजिएगा। आप बड़े गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आप 20 प्लस जाने वाले हैं। 30 की बात हम नहीं कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं। अगर आप 20 का एक्यूरेसी आप मेंटेन कर लेते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेंगे, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, मुझे लगता है कि इस बात से आप अवगत होंगे और इस बात को समझ गए होंगे। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगा करे तो अपने मित्रों को भी बता दिया करिए कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उनको भी मिल जाएगी, ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए और एक संप्रेषण के साथ, तो एक उससे ताकि लगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा चैतन्य होकर पढ़िए और हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई उसे हम समझा पाएँ, बता पाएँ। सबसे पहले यहाँ आप देखिए तो लिखा गया है, पहला ही गलत लिख दिया गया है, ठीक है। निम्न धातु और अधातु, ठीक है, निम्न धातु और अधातु तथा उनके उपयोग आपस में सुमेल लेते हैं। देखिए बात क्या होती है कि आपके जब पेपर होता है ना तो उसमें खूब बड़ा से एक वो लिखा जाता है, उसमें लिख देते हैं कि ये इसका उपयोग है, इसका उपयोग है, फिर इनके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, पूरा बड़ा सा लिखा रहता है। तो उतना बड़ा लिख करके यहाँ पे टाइम पास करने वाला कोई मैटर नहीं है। सीधे सीधी बात है कि आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, ठीक है। इनका कौन कौन सी चीज़ें, आगे धातु दी गई है और कौन दिया गया है, अधातु दी गई है। इनका उपयोग क्या हो सकता है, इसी उपयोग को मिलाना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा आयोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। घावों को भरने के लिए आयोडीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आयोडीन लगाते हैं। जैसे आपको चोट लग जाती है ना तो आयोडीन लगा दिया जाता है, उससे खून का बहना रुक जाता है और घाव जल्दी भरने लगती। मरकरी, मरकरी आप जानते हैं एक धातु है जो कि लिक्विड धातु के रूप में जानी जाती है। मरकरी का उपयोग तापमापियों में करते हैं। जो थर्मामीटर के अंदर चमकता है वो मरकरी होता है। बीपी मशीन में जो चमकता है वो मशीन होता है। आपने अगर बेलकम देखा होगा तो उसकी बीपी मशीन क्या होती है, ऊपर जा करके टूट जाती, जल जाती ना, तो ये सब क्या होते हैं, वहाँ पे मरकरी पाई जाती।
एल्युमिनियम खाद्य पदार्थों, एल्युमिनियम का रैपर आता है, आपने देखा होगा कि अगर आप टिफिन वगैरह पैक करते होंगे तो आपने देखा होगा, या जैसे पैक करके आपको घर से मिलता होगा, जो लोग बाहर रहते हैं या जो यहाँ पे महिला मित्राणी हैं वो सब देख रही होंगी, तो वो सब अपने चाहे भाई को, चाहे परिवार के किसी सदस्य को, पापा को, या अपने जो लोग शादीशुदा होंगे अपने पति को, या अपने परिवार के किसी सदस्य को आपने भोजन पैक करके दिया होगा, तो एल्युमिनियम का वो आता है, रैपर आता है जिसमें आप भोजन पैक करते हैं, या होटल वगैरह से खरीदे होंगे, कभी भोजन मंगाए होंगे तो उसमें पैक करके मिलता है आपको, ठीक है। खाद्य पदार्थों के डिब्बाबंदी करने के काम आता है, ठीक। और उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन आप जानते हैं, आपके यहाँ पे जो फिल्टर लगा हुआ है आपके घर पे, आपने अपने फिल्टर में देखा होगा कि एक छोटा सा बॉक्स साइड में, जैसे मान लेते हैं फिल्टर है और इस फिल्टर में छोटा सा बॉक्स लगा होता है, तो इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, तो पानी को शुद्ध करने का काम करता है। तो पानी की शुद्धता के लिए किसको मिलाया जाता है? क्लोरीन गैस को। जब हम आप लोगों के साथ हमने बताया ना कि हम बायोलॉजी की क्लास भी लेके आने वाले हैं, बायोलॉजी कुछ क्लास चली है, कुछ क्लास चलने वाली हैं टीएचटी पीएचटी एलटी के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजी की जो क्लास हमारी होंगी तो उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर होता है हम लोगों का वहाँ पे क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट एक टॉपिक है, उसमें इवोल्यूशन सॉरी माफ करिए, पर्यावरण वाले में, इन्वायरमेंट वाले में सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्लोरीन गैस को इंटर कराएंगे, जिससे पानी क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। जो गंगा एक्शन प्लान है या यमुना एक्शन प्लान है, गोमती रिवर फ्रंट है, तो वहाँ पर जो रिवर फ्रंट बनते हैं वहाँ पर इसी का उपयोग किया जाता है। तो चलिए वहाँ पर चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी आप जानते रहिए क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, जल को शुद्ध करने में करते हैं। आपके घर पे फिल्टर होगा, उसमें जाकर के आप देखिए एक बॉक्स लगा हुआ, उसमें क्लोरीन गैस भरी जाती है, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका ऑप्शन इतना मतलब टेढ़ा मेढ़ा है कि बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, प्लास्टिक के सामान्यतया विशिष्ट गुण है, कह रहा प्लास्टिक का गुण बताना है आपको, ठीक है। प्लास्टिक का गुण बताना है, कौन सा गुण प्लास्टिक का है इसी को आपको बताना है, ठीक। कह रहा प्लास्टिक टिकाऊ होती है भाई। विद्युत की सुचालक होती नहीं, विद्युत की अगर सुचालक होती तो आप जहाँ पे तार वगैरह कटे रहते हैं वहाँ पे आप प्लास्टिक का लेप नहीं लगाते, मतलब उसको बांधते नहीं, तो ये ऑप्शन से ये गलत हो गया। चलिए, प्लास्टिक टिकाऊ होती, हाँ टिकाऊ होती, कई सालों तक नहीं सड़ती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंतर्गत आती है। उष्मा के सुचालक होते नहीं, उष्मा के अगर सुचालक होते तो उष्मा इसमें प्रसारित होती, तो ये पिघलती नहीं ना, एक गर्म हो, जैसे आपका बर्तन है तो उस तरह से, उसके हिसाब से यह भी आपका गलत हो गया। तीसरा है उष्मा के सुचालक, पहले ही दिया गया, गलत हो गया। अब नंबर 4 पे आते हैं, कह रहा है टिकाऊ होगी, सही बात है। ओजन में हल्के होते हैं, ये भी सही है। अनअभिक्रियाशील, कोई अपक्रिया नहीं करती, तो यह भी सही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाता है, फोर्थ सही हो जाता है, माफ करिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाता है आपका, सही हो जाता है। चलिए, जब कोई कापर की प्लेट लंबे समय तक वायु में रखी जाती, कापर बर्तन है कापर का, ठीक है, उसको प्लेट को हमने कहाँ रख दिया, बहुत समय तक वायु में रख दिया, खुले बाहर पानी हवा में रख दिए हैं, तो इस पर एक हरे रंग की परत जम जाती। यह हरा पदार्थ क्या होता है, तो कापर जो है कार्बोनेट और कापर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, कापर कार्बोनेट और कापर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण हो जाता है। केमिस्ट्री का प्रश्न है, याद रखिएगा, आपको काम देगा। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक हैं, उनकी खोज है, आपस में सुमेलित है, आपको वही सूची 1 सूची 2 वाला चक्कर है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या काम किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है कि कवक से बनने वाली एक दवा है, और कि किस कवक से बनती है, पेनिसिलियम नोटेटम से बनती है, ये घावों को भरने का काम करती है। पेनिसिलियम नोटेटम से बनने वाली दवा को पेनिसिलिन नाम दिया गया था, किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलियम नोटेटम किससे बनता, कौन चीज़ है, एक कवक है, पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, कवक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चेचक का टीका खोजे थे, अलेक्जेंडर जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक का टीका खोजा था, क्या किया था, चेचक का टीका खोजा था। वहीं पर अगर हम बात करें लुई पास्चर की, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। और आगे हैं रॉबर्ट कोच, एंथ्राक्स डिजीज की खोज की थी, एंथ्राक्स बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग की खोज की थी। उर्वरक उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व, अच्छा कह रहा है उर्वरक जो हैं ये उपलब्ध जो होते हैं, इसमें पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं वो बताना है। आप अपने खेत में 2 चीज़ें डालते हैं, उर्वरक डालते हैं या खाद डालते हैं। तो ये जो उर्वरक डालते हैं किसके लिए होता है, देखिए आपके भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती हैं, अगर आप
इंडियन ज्योग्राफिकल सर्वे की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफिकल सर्वे के हिसाब से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती, लेकिन क्लास 10th की एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उसमें 6 प्रकार की मिट्टी की चर्चा की गई। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मिट्टी वाला चैप्टर जब आएगा तो उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे 6 हैं कैसे 8 हैं। अभी अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि मिट्टी भारत में कितने प्रकार की पाई जाती है, तो आप अगर इसमें पेपर देते हैं तो आप 8 प्रकार का ही लगाइएगा। चूंकि इसके पहले एक पेपर में पूछा गया था तो आयोग ने 8 प्रकार की मिट्टी को सही माना है। ठीक है, तो आपका 8 प्रकार की मिट्टी होगी। जितनी भी मिट्टियां होती हैं उसमें नाइट्रोजन, उसके बाद NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी पाई जाती है। अगर आपने किसानी के घर से, खेती किसानी से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि NPK नाम की एक खाद आती है, पौधों के तत्व को बढ़ाने के लिए इसे डाला जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्न में से क्या जानी जाती है। कह रहा जो शुगर है, चीनी है, इसको अल्कोहल बनाना है तो इसके लिए हम क्या कराएंगे, किण्वन कराते हैं। क्या कराते हैं, किण्वन कराते हैं। आपने देखा होगा कि सिरका कैसे बनता है, सिरका बनता है सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी नामक कवक की सहायता से और कुछ बैक्टीरिया की सहायता से। सिरका को क्या किया जाता है, गन्ने के जूस, सिरका बनाने के लिए क्या करते हैं, गन्ने के जूस को कई दिनों तक बांध करके रख देते हैं, मिट्टी के बर्तन में बांध करके उसे रख दिया जाता है। उसमें क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन यानी अनाक्सी श्वसन होने लगता है। उसी को अनाक्सी श्वसन को ही हम किण्वन कह सकते हैं, किण्वन होने लगता है और 5-6 महीने जाते जाते और पूरी तरह से उसमें शुगर के तत्व खत्म हो जाते हैं, वो एल्कोहल में बदल गया रहता है। उसी एल्कोहल को फिर से उबाल करके सिरका बना दिया जाता है। इसी प्रकार से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। सिरका स्वाद में खट्टा होता है और किससे बनता है, गन्ने के जूस से। आपको बता दें कि गन्ने के जूस में सुक्रोज नामक शर्करा पाई जाती है, गन्ने के जूस में सुक्रोज नामक शर्करा पाई जाती है। और जितने फल होते हैं उसमें जो शर्करा पाई जाती है उसे फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। लेकिन आपको यह भी ज्ञात रखना चाहिए कि अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। मेरी बात से आप सहमत होंगे और मैं उम्मीद भी करूंगा इस चीज़ को आप कंठस्थ रखेंगे। ग्लूकोज जो है, अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है और फलों के जूस में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। गन्ने के जूस में आपकी सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। उसी सुक्रोज शर्करा को किण्वन के द्वारा बैक्टीरिया तथा सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी नामक कवक कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, खट्टे पदार्थों में। और वही खट्टा पदार्थ आपका क्या कहलाता है, जल्दी बता दीजिए, क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। उसको कहते हैं अल्कोहल। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपके दूध में पाया जाता है लैक्टोज शुगर। कौन सा शुगर पाया जाता है, दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है, डाइसैकराइड होती है। लैक्टोज शुगर कैसी होती है, डाइसैकराइड होती है। इसी लैक्टोज शुगर को क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, उसे फर्मेंटेट कर देता है यानी किण्वन कर देता है। किण्वन करके दूध का दही में परिवर्तन किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया आपने अच्छी तरह से अगर पढ़ी होगी, 6, 7, 8 की सभी एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको ज्ञात होगा। अगर नहीं ज्ञात होगा तो इस बात को आप कनेक्ट करिए, आप समझ जाएंगे। मैंने कहा दूध के अंदर एक शुगर पाई जाती है यानी चीनी पाई जाती है, मीठा होता है, तो उस शुगर का नाम क्या होता है, लैक्टोज शुगर होता है। इस लैक्टोज शुगर को खाने के लिए एक बैक्टीरिया आती है जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। वह लैक्टोबैसिलस शुगर को खा करके दूध को खट्टा बना देती है। अब जब दूध खट्टा बन जाता है, दूध जमने लगता है। दूध जब जमा दिया जाता है, जमने से पहले की प्रक्रिया में अगर दूध आप पिएंगे तो आपको ओमटिंग हो जाएगी यानी दूध का स्वाद बदल चुका है। दूध में उपस्थित जो शुगर थी वह किण्वन करके किस में बदल गई है, अल्कोहल में, यानी दही आपको खट्टी लगती है। आपको बता दें दूध से दही का बनना रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत जाना जाता है। ये सभी चीज़ें हम अगर क्लास करें तो डायरेक्ट हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इतना लेंदी कोर्स है कि अगर हम करते रहेंगे सिर्फ साइंस ही करते रह जाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके पूरा उद्देश्य है कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और कर ले जाएंगे। आप में से सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे। आपको समझाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इस बात को मैं जानता हूं, इसलिए मैं इस प्रोसेस की तरफ से गुजर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आप सहमत हो मेरी बातों से। तो अब कुछ बायोलॉजी के प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं। रंध्र मतलब होता है स्टोमेटा, इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं दिन में बंद हो और रात में खुले,
ऐसा कौन सा पौधा होता है तो आपको बताना है। तो जो कैक्टस होता है, कैक्टस कहाँ पाए जाते हैं तो आप बता दीजिए। कैक्टस रेगिस्तान में पाया जाता है। आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि अगर दिन के समय आप यहाँ छोड़ दीजिए, कैक्टस को भी भूल जाइए। आपने अगर जो हमारे इलाहाबाद में रहने वाले मित्र हैं उन्होंने भी देखा होगा, जो और भी जगह पर रहने वाले मित्र हैं सबने देखा होगा, जायद की फसलें हमारे देश में 3 तरह की फसलें बोई जाती। एक रबी की फसल जो ठंडी के महीने में बोई जाती है, गेहूँ, मटर, सरसों, ये सब किस्में रबी की फसल में आते हैं। और खरीफ की फसल बरसात के सीजन में, यानी धान, ज्वार, बाजरा, ये मक्का किस्में बरसात के सीजन में बोई जाते हैं। गर्मी के सीजन में फसल बोई जाती है जिसे जायद की फसल कहते हैं, जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि बोले जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जब सुबह आप देखें तो होंगे दोपहर टाइम तो इनकी पत्ती ऐसे मुरझा जाती है, इतनी ज़्यादा मुरझा जाती है जैसे लगता है कि सूख गया, पौधे में कोई ताकत ही नहीं। लेकिन जब शाम होता है तो पत्तियाँ खिलती हुई नजर आती हैं, और जब सुबह के टाइम आप जाते हैं तो पौधे की पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी, और जो कवक क्या कहते हैं जो फूल है वह भी खिला हुआ नजर आता है। देखे होंगे, सबने देखा होगा। तो ये जो घटना होती है, ये घटना क्या होती है कि रंध्र बंद हो जाते हैं। अब सोचिए कैक्टस कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में। अगर इसका रंध्र दिन में खुले, वैसे पानी नहीं है और पानी इवेपोरेट होगा, मन भाप बन के उड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में पौधा जल्दी सूख जाएगा। तो इसलिए क्या काम करता है, ये रात के समय अपने बंद रंध्र को खोलता है। ठीक है, दिन में बंद रहता है और रात में इसका रंध्र खुलता है। बस अपना दिमाग लगा करके आप इसके आंसर को कर सकते हैं। मैंने कहा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो परस्पर सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब होता है कि दो अलग अलग जीव एक साथ होंगे और दो अलग अलग प्रकार के जीव एक साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। ऐसे जीवन को सहजीविता कहा जाता है या सहजीवन कहा जाता है। ठीक है, अब बात होती है जैसे एक जीवन होता है, यहाँ पे शैवाल है और कौन है, कवक है। इन दोनों को आपस में रखने से क्या हो जाता है, इस एक नए जीव का निर्माण हो जाता है जिसे लाइकेन कहते हैं। ये हो जाता है। अगर कवक और उसका बड़े पौधे एक साथ रहते हैं तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जीवन को सहजीवी कहते हैं और इसी जीवन से क्या बन जाता है, लाइकेन बन जाता है। आपको बता दें कि जो ब्रायोफाइटा होता है ये पादप जगत का उभयचर है। उभयचर का मतलब ये होता है कि इसके जो जीव होते हैं ये जल में जनन के लिए जल में जाते हैं, जनन के लिए कहाँ जाते हैं, जल में, और रहने के लिए स्थल पे भी रह सकते हैं। उभयचर इसे कहते हैं, जो दोनों स्थानों पर उभय हों यानी पाए जाएं, उभयनिष्ठ हों, ऐसे लोगों को उभयचर कहा जाता है। अगर इसमें बात करें जंतुओं में तो मेढक होता है, और अगर वनस्पति में बात करें तो वनस्पति में कौन आ जाता है, ब्रायोफाइटा जो होता है उभयचर कहलाता है। ठीक, फाइकस, फाइकस मतलब गुलेर होता है। फाइकस मतलब किस क्या होता है, गुलेर होता। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। गुलेर, गुलेर सुने होंगे ना, गुलर का फूल नाम सुने, गुलर का फूल गुलेर कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। गुलर ऐसे भोजपुरी या अवधी शब्द है, अब कौन सा शब्द है बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, जो हमारी लोकल रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें गुलर कहा जाता है, ऐसे इसको लिखा जाता है गुलेर। ठीक, तो गुलेर जो पौधा है उसे साइंस में फाइकस कहा जाता है। तो इसमें परागण कैसे होता है, तो आप कहेंगे परागण जो होता है इसमें कीटों के माध्यम से होता है। देखिए परागण होता है, परागण का मतलब होता है कि जो नर जनन अंग है, नर जनन अंग यानी परागकण, परागकण जो है, परागकण को महिला अंग यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की जो घटना होती है इसी को परागण कहते हैं। यह परागण दो प्रकार से होता है, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जो जैविक होता है इसमें जीवित जीवों द्वारा होता है, और जो अजैविक होता है वो हवा और पानी के द्वारा होता है। हवा और किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। ठीक, तो यहाँ पे परागण आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा होगा, तो वायु के द्वारा होगा कि जल द्वारा होगा, चिड़ियों द्वारा होगा, तो आप कहेंगे नहीं, कीटों द्वारा होगा, इनके द्वारा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता, कह रहा कौन सा ऐसा अंग है जो श्वसन में सहायक नहीं होता। देखिए पसलियाँ, पसलियाँ कहाँ पाई जाती है, फेफड़े पे जो हड्डियाँ होती हैं उस पसलियाँ होती हैं। आपने देखा होगा जब फिल्म में, एक सेकेंड, फिल्म वगैरह में जब युद्ध होता है तो वहाँ देखिए पसलियों को तोड़ने की कोशिश होती है। तो पसलियाँ, ठीक है, जब सांस लेंगे तो पसलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं, जब सांस छोड़ेंगे तो अपनी जगह चली जाती है। तो ये तो भाग होता है, यहाँ पर हमसे पूछा नहीं है। उधर पेशियाँ, पेट की पेशियाँ, अभी आप सांस खींचिए तो पेट की पेशियाँ भी ऊपर चढ़ेंगी, सांस छोड़िए नीचे चली जाएंगी। उसी प्रकार से डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये पेट का हिस्सा है और ये चेस्ट कैविटी का हिस्सा है, तो इसके बीच में एक हिस्सा पाया जाता है उसे डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम ये तीनों काम कर दें, लेकिन यहाँ पे लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स को हम स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र। ये बोलने में मदद करता है, कंठ कहा जाता है। तो इसका श्वसन से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये आपस में सुमेलित हैं। पूछा गया है कौन किससे संबंधित है, तो एस्परजिलस जो है कवक से संबंधित है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु कुल का है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ का है, और स्पायरोगायरा जो है इस शैवाल वंश का से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित आपस में सुमेलित हैं। कौन कौन आपस में सुमेलित हैं? आप कहेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही को जमाना सही है, सुमेलित किए गए हैं, इनको सही आंसर लिखा गया है। प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या काम करता है? प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया रोग को पैदा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको वही रखा गया था, तो उसके हिसाब से आप किसके पास चले गए? प्लाज्मोडियम के पास चले गए। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड ऊपर आ जाओ भाई। हाँ, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक, उसके बाद नंबर किसका आ गया? राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होती है जो पौधों के जड़ों में पाई जाती है। जो दलहनी फसल होती है उसके जड़ों में पाई जाने वाली बैक्टीरिया को राइजोबियम कहते हैं। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके ये नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, जिससे पौधा उसे अवशोषित कर सकता है। तो ये हो गया। और विषाणु में एक HIV वायरस होता है, HIV वायरस से एड्स नामक डिजीज पैदा हो जाती है, तो यह भी आप जानते हैं। सुमेलित किया गया है, उसको अपने हिसाब से उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से इसे सुमेलित करना होता, कुछ दिया नहीं रहता। ठीक, मेढक और केचुआ ये दो ऐसे जीव हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, और इनमें अपनी त्वचा से, अरे शोषण नहीं होता, श्वसन होता है ना, क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, अपनी त्वचा से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है? तो आर्द्र मतलब नमी युक्त, और श्लेष्मी यानी म्यूकस निकालती रहती, चिकनी होती हैं। तो इनकी कैसी हो जाएगी? चिकनी और आर्द्र युक्त होगी। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में, देखिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है? 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना होता है? 0.03% होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको 20.93 लिखा जाता है, तो उतने चक्कर में मत पड़िए, सीधे सीधे याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके विलेय करना, यानी पौधों को अवशोषित करने लायक बनाना पदार्थ का काम कौन करता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया करता है। तो सही आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। सामान्यतः प्रवास करते हैं, देखिए सभी लोग प्रवास करते हैं, जितने भी जीव हैं इसे सभी प्रवास करते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। प्रवासी मतलब होता है कि अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश पे, किसी दूसरे स्थान पे जाना और फिर वक्त के बाद अपने स्थान पे लौट आना, इसे प्रवास कहते हैं। इमिग्रेशन कहा जाता है। आप भी जब अपना कोर्स कंप्लीट किए होंगे, मान लीजिए 2 यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए होंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब अवध यूनिवर्सिटी से मान लीजिए हमने कोई कोर्स किया, अब हमको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है, तो हम यूनिवर्सिटी से वहाँ से माइग्रेशन लेंगे और फिर माइग्रेशन लेकर के हम अवध यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे। इसका मतलब एक, जैसे मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन अवध यूनिवर्सिटी से किया, अब हमको करना है पोस्ट ग्रेजुएशन हमने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया, तो हम अवध यूनिवर्सिटी से क्या काम करेंगे? माइग्रेशन ले आकर के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और फिर पूर्वांचल से जब हमें कभी मान लेते हैं कोई और कोर्स करना है, मान लीजिए हमको बीएड करना है, बीएड करने के लिए हम फिर अवध यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो हम उसी माइग्रेशन से बता रहा है भैया हम देखो यहाँ के निवासी थे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से फिर अपने घर को वापस जा रहे हैं। इस तरह से आपको मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और वही माइग्रेशन सभी जीवों में होता है, लेकिन भोजन के लिए, प्रवास के लिए, जनन के लिए होता है। तो ये क्या हो जाता है आपका? उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो आप कहेंगे जीवाणुओं को सर्वप्रथम देखा था जो है एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने देखा था 1674 ईस्वी में। इसीलिए इन्होंने बैक्टीरिया को देखा, दांत के खुरचे हुए मैल में और तथा पानी के अंदर तैरते हुए स्पर्म बैक्टीरिया को इन्होंने देखा था। यही कारण है कि इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी बैक्टीरिया विज्ञान के पिता भी यही कहे जाते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटन वान ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी, लेकिन वह सेल की सिर्फ पेरिफेरी को ढूंढ पाए थे। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक एक जटिल लवण है, किसके? सोडियम के लवण होते हैं, सोडियम के लवण पाए जाते हैं। वह जो हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं, और क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, या हिंदी में इसी को स्नायु कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश, कह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। कहाँ चलता है? तो प्रकाश चलता है वायु से जल में, जल से, ठीक है। तो कांच से जब जल में जाएगा तो उस समय क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए
किसी लेंस की फोकस दूरी, कह रहा किस रंग के लिए, कोई भी ऐसा रंग हो, कौन ऐसा रंग है जिसके लिए कोई भी लेंस ले लें और उसकी फोकस दूरी अधिकतम ही होती है, तो लाल रंग है। कौन रंग है? लाल रंग है। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। कैसा होता है? सदैव आभासी होता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, प्रिज्म है और उस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें जब विकिरित हो रही, फैल रही हैं, तो सबसे ज़्यादा विचलन किस किरण का हो रहा है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक। प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनती हैं? तो ये तो आपने कई बार एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि छोटी बूंदों से जब पानी टकराता है तो ऊपर जाकर के उस पर एक रिंग बन जाती है, उसी रिंग को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हम लोग प्राथमिक, और ये टकरा करके जब ऊपर जाती हैं तो वहाँ पे एक बिंब बन जाता है, उसी बिंब को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहा जाता है। वित्त वर्ष, अब ये देखिए करंट अफेयर्स के 24 से 30 तक के प्रश्न हैं, यानी 7 प्रश्न आपके इसमें करंट अफेयर्स के रखे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और कनेक्ट करेंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, चीज़ें एकदम सीधे सीधे लिखी भी गई हैं, बहुत कुछ इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। कह रहा है वित्त वर्ष 2022-23 में बजट के कृषि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में कितनी राशियां प्रावधान किया गया था? 1.32 लाख करोड़ का। बस इतना याद रखिए कि 1.32 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि क्षेत्र में किया गया था। बस इतना याद रखना है। कृषि क्षेत्र कई बार पूछा जाता है, कृषि और रक्षा क्षेत्र पूछे जाते हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र याद रखिए, आपको काम हो जाएगा बजट में। इससे ज़्यादा कोई और नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई रेट बढ़ता घटता तो दिया जाता है, तो जीडीपी इत्यादि चीज़ें बहुत पहले की हैं। इस समय करंट में आपका कृषि और शिक्षा रक्षा क्षेत्र, तो रक्षा क्षेत्र यहाँ पे आपका आ गया। बजट 2022-23 में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों से संबंधित कुछ कथन दिए गए, विचार करना। कौन कौन से कथन दिए गए? पहला कथन देखिए, रक्षा मंत्रालय को 5.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सही बात है, 5.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ठीक है। रक्षा सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय हेतु कुल आवंटन नहीं, ये गलत है। और उसके बाद दिया गया है, आगे क्या दिया गया देखते हैं। कह रहा डिफेंस आर एन डी बजट में 25%, हाँ सही, 25% निजीकरण, उद्योग और स्टार्टअप हेतु निर्धारित किया गया। सही बात है, 25% इसमें दिया गया। तो ये पहला और तीसरा सही है, केवल 1 और 3 सही है आपके। तो सही आंसर कौन हो जाता है? 1 और 3 आपका आंसर सही हो जाता है। अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा ओपन रॉक संग्रहालय, पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है फिरोजपुर के दौरे पर आए थे जब वो, तो उन्होंने एक सुरक्षा में चूक हो गई थी। फिरोजपुर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। वहाँ पर जा रहे थे, सुरक्षा में चूक हो गई थी, जहाँ पर वो बहुत देर तक रुके थे, न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो उसके बाद तक वहाँ पर किसान आंदोलन वाले ट्रैक्टर पर आ गए थे, पुल पे सब रुक गए थे। तो इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई जो इसकी जांच कर रहा है। तो उसके अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष कौन है, मंत्रालय का अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे सुधीर कुमार सक्सेना जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो मेरठ में। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? मेरठ में। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो आप कहेंगे शाहजहांपुर में। कहाँ पे? शाहजहांपुर में रखी गई। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की, जिसने इन कृषि कानूनों को कब अधिनियमित किया गया था? आपको याद होगा कृषि कानून को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा था और बाद में कृषि कानूनों को रद्द किया गया। तो ये कृषि कानून पूछा जा रहा है पहले कब अधिनियमित किया गया था? 2020 में। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपको सारे प्रश्न कैसे लगे। इसी तरह की श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।